अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ उस्मा जॉब वाली और आज मेरे साथ नवीद अहमद भाई हैं दुबई से। इससे पहले भी मेरी जो है इनके साथ एक डिस्कशन और इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन आज मैंने फिर इनको कहा कि दोबारा से आएँ और कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पे वो लोग जो अब जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है और वो सर्च कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके लिए वो रिमोटली काम कर सकते हैं, वो कौन से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिस पे रिमोटली काम किया जा सकता है, वो कौन से ऐसे स्किल सेट्स हैं जिसके ऊपर अपने आप को पॉलिश किया जा सकता है, या अगर ऑलरेडी हैं तो कैसे उन जॉब्स को सर्च किया जाए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे आज दोबारा से जॉइन किया। कुछ ऐसे हमारी ऑडियंस होगी जो आज फर्स्ट टाइम आपको सुन रहे होंगे, तो काइंडली थोड़ा-सा अपने बारे में बता दें, इंट्रोड्यूस करा दें। Okay, thank you, Uzma, for interview, taking me to your interview. मेरा नाम नवीद अहमद है और मैं जो है एक आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ बाय प्रोफेशन। मैं यहाँ दुबई में तकरीबन 10 साल से जॉब कर रहा हूँ। पहले मैं एज़ अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा था और फिर उसके बाद मैंने अपना करियर चेंज किया। इनफैक्ट थोड़ा-सा मॉडिफाई किया, पूरा चेंज नहीं किया और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया कंपनीज के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं मुझे कि मैं एज अ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। तो करंटली मैं अभी जो है एक इंटरप्राइज लेवल की कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में। वहाँ पर हम लोग इंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, मोस्टली गवर्नमेंट लेवल के जो है सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं हम लोग। तो उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह जो है वो मैं ही करता हूँ, वो बहुत टेक्निकल और नॉन टेक्निकल होती है। तो ये मेरा जो है एक मतलब प्रोफेशन है और मैंने बीएससीएस किया है कराची यूनिवर्सिटी से और उसके अलावा मैंने कपल ऑफ सर्टिफिकेशंस की हुई हैं जिस तरह से पीएमपी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, और उसके अलावा आईटीआईएल है और उसके अलावा जो एससीएम है और छोटे-छोटे बहुत सारे सर्टिफ़िकेशंस किए हुए हैं। क्योंकि मुझे बेसिकली लर्निंग का बहुत शौक है, तो जो भी आईटी रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई jargon, कोई कीवर्ड मेरे सामने आता है, तो मैं उसके मतलब सीखने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मैं उसको देखकर मतलब मैं सीखने की कोशिश करता हूँ कि एग्ज़ैक्टली ये है क्या? तो इस चीज़ ने मुझे मतलब थोड़ा-सा जो एवरेज आप ये कह लें कि जो डेवलपर्स या मैनेजर्स या आईटी मैनेजर्स वगैरह होते हैं, उससे थोड़ा-सा डिस्टिंक्ट किया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कोई डिस्कशन होता है, कोई भी बात होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना ओपिनियन बहुत ब्रॉड सेंस में दे सकता हूँ क्योंकि मुझे बैकग्राउंड नॉलेज का पता होता है और मैं कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि मुझे नहीं पता होती है डिस्कशन में, मैं उधर से भी लेता हूँ और फिर उसको मैं लर्न करता हूँ। तो मतलब इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस और ये मेरे लिए बहुत ही मतलब मेरे करियर के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। that I'm learning everything. Sorry, I'm learning new things every day, and also I'm teaching people every day. So मतलब ये आप समझ लें ये टू वे प्रोसेस है जो कि चल रहा है और I'm really enjoying it. तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपने सही कहा कि अपग्रेडिंग ऑन डेली बेसिस बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर अपग्रेड नहीं करेंगे, नई-नई चीज़ें लर्न नहीं करेंगे, तो जितनी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हम उसके साथ कोप अप नहीं कर पाएँगे। तो आज जो है हमारा जैसे कि मेन टॉपिक है कि हम ये देखने जा रहे हैं कि बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिग्रीज़ लेकर लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में से स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि वो कौन-सी कैरियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाईली पेड भी हैं और जो लेटेस्ट स्किल्स हैं उनको वो कैसे अडॉप्ट करें, कैसे सीखें। क्योंकि जैसे हमने लास्ट इंटरव्यू में भी डिस्कस किया था कि जिन्होंने डिग्रीज़ की भी हैं, वो स्पेशली जो जिन्होंने यहाँ से की हैं पाकिस्तान से, तो वो स्किल्स मैच नहीं करती। जब वो रिमोटली काम करते हैं, तो वो बहुत बड़ा गैप आता है आपकी लर्निंग में। उस स्टैंडर्ड का काम आप नहीं कर पा रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे कि वो कौन-सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं बिल्कुल बेसिक, जो कि जूनियर अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकल रहा है यूनिवर्सिटी से, तो वो किन स्किल्स को पे काम कर सकता है, वो कौन-सी लिस्ट ऑफ स्किल्स हैं जिसमें से वो चॉइस कर सकता है, और फिर हम देखेंगे कि इसको किस तरह से अप्लाई करने की तरफ हम फिर नेक्स्ट जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए मैं आपको बिल गेट्स और एलोन मस्क और इसी तरह के जो दूसरे बड़े-बड़े मेंटोर्स हैं उनकी एक बात बताऊँगा आपको कि उन्होंने कहा है कि इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इफ यू आर अ प्रोफेशनल यू मस्ट लर्न प्रोग्रामिंग। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है
तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है ना? और ये प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आनी ही चाहिए, मतलब एज़ अ प्रोफ़ेशनल आपको आनी चाहिए। प्रोफ़ेशनल पर्सन आपको आना चाहिए। अब होता क्या है कि हम लोगों का जो है फ़ोकस अगर प्रोग्रामिंग की तरफ है, तो डेफ़िनेटली हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है? तो जो हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, वो अभी जो है उनका जो फ़ोकस जो मैंने ज़्यादातर ऑब्ज़र्व किया वो ये होता है कि यार कौन-सी स्किल या कौन-सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कौन-सा ऐसा टूल है जो मैं सीख के पैसे कमाना शुरू करूँ। देखें, पैसा जो होता है ना, आपका जो भी मतलब लर्निंग स्किल्स होती है ना, पैसा तो वो बना ही लेता है, ठीक है? वो पैसा तो आ ही जाता है। पहले तो आप ये देखो कि आपके अंदर कस्टमर को सैटिस्फाई करने की कितनी एबिलिटी है। पहले ये चीज़ को आप देखो, अगर आपके पास नहीं है तो आपको कितना अभी सीखना बाकी है, ठीक है? अगर आप ये सोचते हो कि यार मैं नहीं, मैं तो बस पैसे ही कमाना है, तो शायद आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है ना, वो कहीं पर स्टॉप हो जाएगा या वो मिसअलाइन्ड हो जाएगा आपकी क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस के साथ। तो जो स्किल्स है ना, स्पेशली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए, वो बहुत सारी स्किल्स हैं। अब तो आप समझ लें कि इतने सारे अपॉर्च्युनिटीज़ और इतनी सारे डायमेंशंस आ चुकी हैं लर्निंग के अंदर कि आप बहुत मतलब वास्ट मतलब एरिया के अंदर है और बहुत सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स बेहतर करें। ये तो आप समझ लें ये प्री-रिक्विज़िट है कोई भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए अगर आपको करना है। फिर उसके बाद देखें आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर मज़ा ज़्यादा आता है कि आया कि आपको प्रोग्रामिंग में ज़्यादा मज़ा आता है, कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है ना? एंटरप्राइज़ डेवलपमेंट में मज़ा आता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में मज़ा आता है, ठीक है? डेवऑप्स में आता है मज़ा। तो आप हर चीज़ को एक्सपीरियंस करें। पहले आप देखें कि भाई कौन-सी चीज़ है जो कि मैं कर सकता हूँ। अभी जो है हाइली इन डिमांड जो स्किल्स चल रही हैं ना, वो सबसे ज़्यादा जो चल रही हैं, मैं आपको 4-5 स्किल्स का बताऊँगा। सबसे पहले तो एंटरप्राइज़ डेवलपर है। देखिए, एक एवरेज डेवलपर और एंटरप्राइज़ डेवलपर में ये फ़र्क होता है कि जो एवरेज डेवलपर होता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करता है और एंटरप्राइज़ डेवलपर जो होता है, वो पैटर्न्स की बात करता है, वो स्केलेबिलिटी की बात करता है, वो परफॉर्मेंस की बात करता है, वो मतलब एंटरप्राइज़ डेवलपमेंट आर्किटेक्चर की बात करता है, ठीक है? तो अगर आपको बनना है एक ऐसा डेवलपर जो कि 5,000 या $10,000 महीने के कमा सके, तो आपके पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि इन सारे एरियाज़ को कवर कर सके, एक बात। ठीक है? दूसरी बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वो कौन-सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं जो कि मार्केट में इन डिमांड है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर या यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा जो चल रही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो डॉट नेट कोर्स चल रही है। उसके अलावा दूसरी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं जैसे पाइथन है, ठीक है? और इसके अलावा जावा भी बहुत ज़्यादा इन है। इनफैक्ट हर लैंग्वेज बहुत अच्छी है, लेकिन आपको अगेन मैंने बताया है ना कि जिस तरह से आप कोई भी एक ऐसा डिज़ाइन पैटर्न की आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, तो आराम से डेवलपमेंट कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी आपको हायर करती है ना, तो वो हायर इस बेसिस पे करेगी कि आप उनको एक सॉल्यूशन दोगे। आप सिर्फ लाइन ऑफ कोड्स नहीं लिखोगे, बल्कि एक सॉल्यूशन दोगे। सॉल्यूशन जो कि उनकी एक-एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो आई आई सजेस्ट कि जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसकी बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को आप देखो और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार करो, ठीक है? और उसके साथ-साथ आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स का भी पता होना चाहिए, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि भाई 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो यही यही बेसिक रूल जो है हर जगह पे अप्लाई होता है। तो जब भी आप कोई छोटा प्रोग्राम बना रहे हो, एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हो, यही रूल अप्लाई होता है। तो आप इसी तरह से इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के प्रिंसिपल को हर जगह फॉलो करते रहोगे, तो आप बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर बना सकते हो। तो ये तो हो गई प्रोग्रामिंग की बात, क्योंकि अब अगर मैं और ज़्यादा डिटेल बताऊँगा, तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और भी आजकल बहुत इन हो रहा है, जो कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ मतलब चाह रही हैं कि लोग आएँ उस इंडस्ट्री के अंदर, वो है डेवऑप्स। डेवऑप्स क्या होता है? डेवऑप्स जो है बेसिकली आपका एक ऐसा रोल होता है, जो कि डेवलपर और आपके ओप्स या सर्वर मैनेजर्स को जो होता है वो आपस में मिलाता है, ठीक है ना? उसके लिए आपको काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, जो कि आपको सीखने चाहिए। एज़ अ प्रोग्रामर आपने अगर ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया हो, जो कि आपके सोर्स कोड को एक जगह पे मतलब सेंट्रलाइज़्ड रिपॉज़िटरी में रखता है, तो मतलब दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ डेवऑप्स। जैसे आप कह लो गिट कह लो एसवीएन है या इसी तरह से गिटहब वगैरह है।
तो वहाँ से आप जो है स्टार्ट ले सकते हो डेवऑप्स का। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको यूज़ करने आने चाहिए द डेवऑप्स जिसके अंदर आपका जेंकिन्स है, ठीक है, डॉकर्स है, कुबरनेटिस है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये डेवऑप्स की जो आप ये कह लो अ, ये जो प्रोफ़ेशन है, ये बेसिकली एंटरप्राइज़ डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। क्योंकि अक्सर जो होती हैं बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन जैसे अमेज़न है, फेसबुक है, उनके ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, ठीक है ना? वो रुकती नहीं है वेबसाइट और स्टिल वो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए उनको एक ऐसा प्रोसीजर चाहिए होता है कि जिसके अंदर उनकी डेवलपमेंट भी चलती रहे और उनके ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। इसीलिए डेवऑप्स जो है आया है मतलब मार्केट में और जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं आईटी की, वो सब डेवऑप्स को हायर कर रही हैं और मतलब उनकी पेस बहुत ज़्यादा होती है। तो आई सजेस्ट ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है पाकिस्तानियों के लिए कि डेवऑप्स को सीखें और उसको अच्छी तरीके से करें ताकि एक अच्छी जॉब मिल सके गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप में, अमेरिका में मिल सके क्योंकि ये हर जगह पर है डेवऑप्स। अच्छा फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फ़ील्ड है जिसके अंदर हम लोग काम मेरी कंपनी भी काम करती है और भी दूसरी कंपनी जो कि एम्बेडेड सिस्टम बनाते हैं वो काम करती है, वो है आईओटी इंजीनियर। आईओटी इंजीनियर क्या होता है? आईओटी इंजीनियर बेसिकली आह, आपके जो डिवाइसेज़ होते हैं ना, डिवाइसेज़ को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे आपका फ्रिज आपको स्मार्ट बनाना है, ये जिसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर अगर दूध कम हो जाए, तो वो खुद ही आपको मैसेज कर दे कि भई दूध नहीं है, आप मँगा दो। या वो डायरेक्टली ई-कॉमर्स पे ऑर्डर कर दे और दूध वाले खुद ही लेकर आते हैं और फिर आप उसको दे दो। ठीक है ना? मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? इसी तरीके से और भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे ट्रैकिंग डिवाइसेज़ हैं जैसे फ्लीट मैनेजमेंट मुझे करनी है, तो वहाँ पर मुझे ट्रैक करना है, तो उसके लिए ट्रैकर चाहिए होता है, जिसके अंदर हम टेलीमेट्री वगैरह डेटा एक्सचेंज करते हैं। तो उसकी प्रोग्रामिंग हो गई या इसी तरह से कोई भी एम्बेडेड डिवाइस की प्रोग्रामिंग हो गई। तो ये फ़ील्ड भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रही है क्योंकि नई-नई डिवाइसेज़ आ रही हैं और आपस में सेंट्रलाइज़्ड कम्युनिकेशन या नेटवर्क कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो उसके लिए भी आप अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर हो, आपको सी, सी प्लस प्लस में बहुत अच्छी महारत है, तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है, आप इसको अवेल कर सकते हो। अच्छा, फिर मैं बात करता हूँ एक और प्रोफ़ेशन की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही इन डिमांड है, वो है आपका साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बेसिकली आपके जो साइबर सिक्योरिटी के जो थ्रेड्स हैं ना, जिस तरह से इंटरनेट इवॉल्व हो रहा है, दूसरी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं और साइबर सिक्योरिटी के थ्रेड्स भी बढ़ रहे हैं, तो उनको आप ओवरकम करके किस तरह से आप आगे लेके चल सकते हो, ठीक है ना? तो उस चीज़ को भी आप अगर आप सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि साइबर सिक्योरिटी जो है एक एक बहुत वास्ट प्रोफ़ेशन है और स्पेशली एंटरप्राइज़ लेवल पर है, क्योंकि सारी गवर्नमेंट लेवल की जितनी भी ऑर्गनाइज़ेशन है, ये एंटरप्राइज़ लेवल की ऑर्गनाइज़ेशन है, उनके अंदर एक साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मस्ट होता है। उसके बगैर वो अपने ऑपरेशन चला नहीं पाते, ठीक है? तो ये तो एक समझ लें एक ऐसी चीज़ है, जो कि मस्ट हैव है। तो अगर आप एज़ अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर अपने आप को डेवलप करते हैं, आप सर्टिफ़िकेशन करते हैं और फिर उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो आप आराम से ये जॉब हासिल कर सकते हैं क्योंकि इस डोमेन के अंदर कॉम्पिटिशन कम है और आपको जॉब डेफ़िनेटली मिल सकती है। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक सर्टिफ़िकेशन करनी है और उसके साथ-साथ आपको मतलब 2 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो है क्या कहते हैं, आप ये कह लो अम, प्रोफ़ेशन है, जिस तरह से आप ये कह लो कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ये होता है कि आपको डोमेन नॉलेज भी होती है भी किसी भी ख़ास फ़ील्ड की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप काम कर रहे हो एफएमसीजी के अंदर, ठीक है? या ई-कॉमर्स के अंदर काम कर रहे हो, तो अगर आपको उसकी नॉलेज है और आपके अंदर एबिलिटी है कि आप उस रिक्वायरमेंट को कन्वर्ट कर सकते हो एज़ अ डिजिटल सॉल्यूशन या डिजिटली ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो, तो मतलब प्रोजेक्ट आप एज़ अ प्रोडक्ट मैनेजर काम कर सकते हो, ठीक है? उसकी भी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। अब लोग प्रोजेक्ट मैनेजर हायर नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रोडक्ट मैनेजर हायर कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट मैनेजर जो होता है, वो 2 चीज़ों को कवर करता है। एक तो आपकी टेक्निकल स्किल्स को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स को करता है कवर और दूसरा जो है वो जो डोमेन नॉलेज होती है ना उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री की, उसको भी कवर करता है। ये थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा एडवांस आप ये समझ लो फ़ील्ड है जिसके अंदर आपको पहले थोड़ी-सी एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और इसके लिए सर्टिफ़िकेशंस चाहिए। जैसे आप ये कह लो कि मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो पीएमपी है वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा एससीएमए सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर वगैरह इनकी और उसके अलावा सर्टिफाइड प्रोडक्ट ओनर
टाइप का जो है ना सर्टिफिकेशन आपको चाहिए। तो ये फील्ड है, आप मतलब आप इसको देखो, इनके बारे में आप स्टडी करो, देखो कि मार्केट की डिमांड क्या है। मार्केट में लोग किस तरह की जॉब पोस्ट कर रहे हैं, किस तरह के लोगों को चाह रहे हैं, आप अपने आप को उसी तरह से प्रिपेयर करो। अब तो एआई का दौर है, अगर आप चैट जीपीटी से या बार्ड से कोई भी बात पूछते हो, वो आपको ए टू ज़ी हर चीज़ बता सकता है। और उसके अलावा आप अपने मेंटर से पूछो, मतलब आप ग्रुप्स के अंदर क्वेश्चंस करो, और मतलब आप सीखने वाला जज़्बा रखो, तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन जॉब मिल सकती है। जी। जी, ठीक है, थैंक यू। आपने बहुत डिटेल में बताया कि कौन-सी ऐसी जो जॉब्स हैं वो आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने साइबर सिक्योरिटी बताया और प्रोडक्ट मैनेजमेंट बताया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रोग्रामिंग में, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं वो थोड़ा-सा भागती हैं प्रोग्रामिंग और इन चीज़ों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉजिकल या टेक्निकल है। तो उनके लिए या अपनी प्रोडक्ट मैनेजमेंट या साइबर सिक्योरिटी की जो फ़ील्ड्स हैं, क्या इसमें भी प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड होती है, या इसमें अगर प्रोग्रामिंग नहीं है तो क्या फीमेल्स इस साइड पे जा सकती हैं इन 2 कैटेगरीज़ में? अच्छा, देखिए साइबर सिक्योरिटी के अंदर 2 लेवल होते हैं। एक तो होता है साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, और एक दूसरा होता है साइबर सिक्योरिटी मैनेजर। तो आई थिंक अगर कोई भी मतलब स्टूडेंट है जो कि प्रोग्रामिंग में इतना अच्छा नहीं है, और वो चाहता है कि मुझे साइबर सिक्योरिटी मतलब उसमें जॉब करनी है, तो साइबर सिक्योरिटी मैनेजर बन सकता है। उसके अंदर टेक्निकलिटीज़ नहीं होती हैं, प्रोग्रामिंग नहीं होती है, लेकिन क्या है उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर थ्रेट मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना? उसके अंदर जो है सर्वर की जो हेल्थ चेक होता है, और भी दूसरी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो वो चीज़ें वो लर्न कर सकता है, वो किसी मतलब वो इसके इसकी भी सर्टिफ़िकेशन होती हैं, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी मैनेजर की, तो वो करके आप मतलब 1-2 साल काम करें एज़ अ इंटर्नी या एज़ अ एसोसिएट मैनेजर, और फिर उसके बाद एक आप अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। उसके लिए प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत वास्ट फ़ील्ड है, उसमें भी काफ़ी सारी मतलब सब फ़ील्ड्स होती हैं। जैसे अगर आप एज़ अ प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हो, लेकिन आप प्रोग्रामिंग नहीं आनी चाहिए, आप चाहते हो कि प्रोग्रामिंग आपको ना आए, तो उसके लिए आप मतलब आप कर सकते हो एससीएम, जैसे मैंने बताया, सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर है, सर्टिफाइड प्रोडक्ट ओनर है, सीएमओ आप कर सकते हो। उसके अंदर प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रोडक्ट मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, जो बिज़नेस है, कोई भी बिज़नेस, उसको आपको ऑटोमेट करना होता है। तो उसके लिए जो आप बेसिकली जो रूल्स अप्लाई करते हो, वो ये होता है कि आपकी एनालिटिक स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि नॉन टेक्निकल रिक्वायरमेंट को आप टेक्निकल रिक्वायरमेंट कैसे बना सकते हो, ये एक बात। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेसिक्स तो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट एज़ अ नॉन टेक्निकल मैनेजर, वो होता है यूआई यूएक्स। तो यूआई यूएक्स में आपके अंदर एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, ताकि आप किसी भी रिक्वायरमेंट को विजुअलाइज़ कर सको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डिज़ाइन में मतलब टूल्स आने चाहिए, जैसे फिग्मा हो गया, ठीक है ना? इसी तरह से आप ये कह लो कि वर्कफ़्लो मैनेजमेंट के कोई भी सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप इतना बना देते हो, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो टेक्निकल टीम के साथ, और आपको एक टेक्निकल राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, देखिए जिसमें आप अपनी मतलब रिक्वायरमेंट को आप डेवलपर को आराम से डेवलप कर सको, ठीक है ना? और फिर उसके बाद आपको कंप्लायंस का पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर क्या होता है एंटरप्राइज़ डेवलपमेंट में, कि कंपनी या गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो होती है ना, आपको बोलती हैं कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये कंप्लायंस चाहिए, जैसे ईडीटी टू या 664 मुझे चाहिए, या मुझे निस्ट की कंप्लायंस चाहिए। ये बेसिकली ये क्या है, एविएशन के स्टैंडर्ड्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए इनको कैसे स्टडी करना है, उनको कैसे ट्रांसफ़ॉर्म करना है और कैसे विजुअलाइज़ करना है, ताकि टेक्निकल टीम इसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ये आप काम कर सकते हो, लेकिन अगेन अम, ये टेक्निकल स्किल्स तो एज़ सच होनी ही चाहिए आपकी, भले चाहे आप प्रोग्रामिंग करो या ना करो प्रोडक्ट मैनेजमेंट। बट ये एक बहुत ही वास्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ील्ड है, स्पेशली प्रोडक्ट मैनेजमेंट। उसके अंदर तो आप आराम से इसको कर सकते हो, जब अगर आप मतलब इसको लर्न करते हो डे बाय डे। जी। जी, बिल्कुल सही हो गया। आपने दोनों बता दी कि अगर आपने कोर प्रोग्रामिंग में जाना है तो कौन-सी फ़ील्ड्स हैं, अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट या साइबर सिक्योरिटी पे जाते हैं तो इतनी ज़्यादा आपको प्रोग्रामिंग जो है वो ना भी आती हो तो तब भी आप उसमें और टूल्स को सीख सकते हैं। अच्छा, अब जैसे कि हमें पता है कि मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिस पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इंटर्नशिप्स के लिए भी जो जूनियर हैं वो इंटर्नशिप्स से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इंटर्नशिप्स यहीं पे रहते हुए करें तो फिर वही वाला प्रॉब्लम है कि वो जब बाहर कहीं पे अप्लाई करेंगे तो फिर उनका वो गैप आएगा, स्टैंडर्ड का गैप। तो क्या वो स्टार्ट में इंटर्नशिप्स चाहे वो अनपेड ही हों,
लेकिन लर्न करने के लिए वो इंटर्नशिप से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कौन-कौन से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे लिंक्डइन तो एक मेन प्लेटफ़ॉर्म है, सबसे बड़ा प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा गाइड कर दें कि कैसे इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया जाए लिंक्डइन पे या इंडीड पे? अच्छा, देखें, अब ऐसा है ना कि कोई भी कंपनी होती है मतलब वो क्या होता है उसको अपनी रिक्वायरमेंट के लिए लोग चाहिए होते हैं। मतलब उसको इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है कि आप कितने ज़्यादा पढ़े-लिखे हो या कितने ज़्यादा नहीं पढ़े-लिखे हो। उनको ये एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द कंपनी। वो क्या कहते हैं, आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो या नहीं? या आप कोशिश कर सकते हो उसको सॉल्व करने की। ये 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना? अगर आप कहते हो हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ आपकी उसके लिए फिर आप उसके जो फाइनेंशियल्स हैं उनको आप मतलब डिसाइड करते हो। तो अगर आपके अंदर ये जज़्बा है कि नहीं मैं इनके लिए चीज़ों को सीख के मैं इनका मसला हल करूँगा, तो फिर आप डेफ़िनेटली कर सकते हो। अच्छा, जो हमारे जो हैं नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि अभी पढ़ रहे हैं या जो अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, जो कि करना चाहते हैं जॉब तो मैं उनको मेरा एक मशवरा है, ठीक है? आप बेशक अगर आपको फ्रीलांस जॉब मिलती है, तो आप डेफ़िनिटली आप करो फ्रीलांस जॉब। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक ऑफ़िस जॉब ज़रूर करो। कम से कम 1 साल तक के तो आप ज़रूर करो। देखें, ऑफ़िस जॉब करने में और फ्रीलांस जॉब करने में बहुत फ़र्क होता है। उसका सबसे मेन फ़र्क ये होता है कि आपका इंटरेक्शन जो होता है ना, बहुत सारे सीनियर लोगों के साथ होता है, जिसमें आपको सीखने के बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं। और फिर दूसरा ये है कि जब आप एक ऑफ़िस में काम करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको डेडलाइन मीट करनी पड़ती है, तो उसके लिए आप ज़रूरी नहीं कि आप 9 टू 5 जॉब करो। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इवन मैंने भी और मेरे जो भी कोलीग्स हैं, हम लोगों ने भी 24-24 घंटे भी काम किया। तो जो उसका एक्सपीरियंस होता है ना और उसकी खुशी जो होती है ना, वो फ्रीलांसिंग में नहीं नहीं आपको मिल सकती। और फिर आपको जो सीखने को मिलता है, जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बात ही अलग होती है। ठीक है? लेकिन उसके बाद अगर आप फ्रीलांस काम करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आपका लिंक्डइन है, ठीक है? जो कि आपको बोथ फ्रीलांस और मतलब ऑफ़िस जॉब ऑफ़र कर सकता है। अगर आपको फ्रीलांस जॉब करनी है और पाकिस्तान में करनी है, तो आप देखो कि कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि आप मीट कर सकते हो। आप वहाँ पर जो भी हैं जॉब पोस्टर हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि आपकी स्किल्स क्या हैं। आप भले चाहे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप अपनी स्किल्स बता सकते हो और उनको बता सकते हो कि व्हाई यू यू आर मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर दैट पोजीशन। तो आप उनको बता सकते हो इस तरह से और उनको कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हो। इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपका पोर्टफोलियो एक छोटा-सा होना चाहिए कि आप उनको बता सको कि भाई मैंने काम किया हुआ है, ताकि आप मुझे दे दो। अच्छा, दूसरा ये है कि आप जो है आप इन पर्सन भी जाके ऑफ़िस में मिल सकते हो लोगों से और उन वहाँ पर जाके अपना सीवी ड्रॉप कर सकते हो, बता सकते हो कि भई देखिए मैंने ये काम किया हुआ है और आपकी ये जॉब आई हुई है, तो मैं एज़ अ इंटर्नी या एज़ अ एसोसिएट डेवलपर काम करना चाहता हूँ। अगर आपको है इंटरेस्ट तो आप मेरा इंटरव्यू ले लो और फिर मैं कर लूँगा। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर करना चाहते हो जॉब, तो मोस्ट ऑफ द केसेज़ क्या होता है वहाँ पर जो लोग हैं ना, देखें लोग जो भी कंपनीज़ हैं वो जो है आप कह सकते हैं कि वो एक्सपीरियंस्ड लोगों को माँगते हैं। वो कोई भी एक ऐसे शख्स को नहीं लेकर आएँगे जो कि काम अभी कर रहा हो या उसको पूरा मतलब उसको पूरी नॉलेज ना हो। तो अगर आप एक ऐसी रिमोट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि जिसमें आप मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डॉलर्स में आप कमाओ और अच्छे डॉलर्स में पैसे कमाओ, $1000 या उससे ज़्यादा कमाओ, तो आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए जो कि किसी भी एक दूसरे शख्स को बीट कर सके, जो कि इतने ही काम के लिए एलिजिबल है। ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो रिक्वायरमेंट है आप उसको किस तरह से फुलफिल कर सकते हो और किस तरह से आप कन्विंस कर सकते हो। आपको केस स्टडीज़ का पता होना चाहिए कि जो उनके लिए रिक्वायरमेंट है। आप पूरा एक अच्छी सी एक उनको ईमेल कर सकते हो और उसके साथ-साथ अपने पूरा पोर्टफोलियो एंड केस स्टडीज़ आप उनको भेज सकते हो। और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अगर आप इंटरेस्टेड है मतलब मेरी सर्विसेज़ के अंदर तो डेफिनिटली आई एम हियर टू हेल्प यू। और उसके साथ-साथ अगर उनकी फील्ड की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो आई वुड सजेस्ट कि आप फौरन वो सर्टिफिकेशन करो। क्योंकि सर्टिफिकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको मतलब यानी कीप यू आउट ऑफ द क्राउड। तो आप अगर आप एक ऐसे डेवलपर हैं जो कि मतलब पाकिस्तान में तकरीबन 80% लोग कर रहे हैं और इंडिया के अंदर तकरीबन 90% लोग कर रहे हैं या बांग्लादेश में या वियतनाम में, तो फिर वो उनकी चॉइस होगी कि वो किसको-किसको करें, ठीक है ना? ऐसा
लेकिन अगर आप ऐसे डेवलपर हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो कि डिस्टिंक्ट है और उनकी रिक्वायरमेंट को मैक्सिमम मैच मैच करता है हर लिहाज से, वो सर्टिफ़िकेशन हो, ठीक है ना? वो एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टी हो, पोर्टफोलियो केस स्टडीज़ हो, तो वो आपको डेफ़िनिटली कंसीडर करेंगे। तो यही है कि अगर आप आउटसाइड कर रहे हैं, आउटसाइड द कंट्री कर रहे हैं, तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए आपको या एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर होना चाहिए, ना कि एक एवरेज या बिलो एवरेज डेवलपर। जी। जी, बिल्कुल सही हो गया। आप जिन भी कंपनीज़ के लिए आप रिमोटली भी अप्लाई करते हैं, तो वो ज़्यादातर यही आपको कहते हैं कि 90% जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और ओनली 10% वो आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आपको खुद से अपने हिसाब से तैयार करते हैं, वो अपने जो उनकी स्किल्स होती हैं, उस पे दोबारा से वो आपको पॉलिश करते हैं। इवन अगर आप ऑलरेडी आपको आती भी हैं स्किल्स, फिर भी वो दोबारा से आपको लर्न करने में हेल्प करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जिस तरह आपने कहा कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक्टिव लिसनिंग जो कि बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे रिमोटली जब भी आप अप्लाई करें तो एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। सो अच्छा अब आपने जैसे लिंक्डइन का बताया तो आप अगर रिक्वायरमेंट्स यानी अगर कोई भी अप्लाई करना चाहता है इंटर्नशिप्स के लिए स्पेशली तो इंटर्नशिप्स के लिए वो रिक्वायरमेंट्स कैसे देखें? क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो वो कहते हैं कि ऑलरेडी इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स उस पे होते हैं कि इस तरह से हमें जो है ऑप्शन ही नहीं मिलती है। तो किस तरह से फिर वो अप्लाई करें कि उनको वो कर सके? क्या उन पर्सन जिन्होंने वो पोस्ट की है लिंक्डइन के ऊपर उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहिए या वहाँ जो वहीं पे उन्होंने ऑप्शन दी होती है अप्लाई करने की, वहाँ से अप्लाई करना चाहिए? और रिक्वायरमेंट्स किस तरह से वहाँ पे देखें और अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करें? अगर आप स्क्रीन शेयर करके लिंक्डइन का थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दें कि वहाँ पे कैसे स्पेसिफिकली किसी कंट्री में जाके आपने करना है? गल्फ में स्पेशली जैसे है तो वहाँ का बता दें। अच्छा देखें, अब ऐसा है ना मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और फिर उसके बाद मैच करना है कि आपके अंदर इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कितनी स्किल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी एक्सपर्टीज़ है या नहीं है। आपको 3-4 क्वेश्चन्स के आंसर करने हैं कि आपकी एक्सपर्टीज़ है या नहीं है, आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपका कोई केस स्टडी बना हुआ है इसके अंदर पहले से या नहीं है, आपकी इसके अंदर कोई सर्टिफिकेशन है या नहीं है। ठीक है ना? तो इन सारे क्वेश्चन्स को आंसर करना है और फिर उसके बाद आप जो भी हैं उनकी पॉइंट बाय पॉइंट जो रिक्वायरमेंट्स को लेकर आप एक अच्छा सा एक ईमेल मतलब रिप्लाई प्रिपेयर करें और फिर उसके बाद जो है उनको उसी पहले तो जॉब पे रिप्लाई करें और फिर उसके बाद आप जो जॉब पोस्टर है या उस कंपनी के मतलब एचआर या टेक्निकल लीड या सीईओ वगैरह हैं, उनको आप एक ईमेल कर सकते हो और उनको कन्विंस कर सकते हो कि व्हाई यू आर द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर द पोजीशन। तो वो आपको डेफिनिटली कंसीडर करेंगे क्योंकि अक्सर ऐसा होता था जब मैं भी जॉब पे अप्लाई करता था, तो अक्सर मुझे लोग ये भी रिप्लाई करते थे कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट सो एंड सो पर्सन फॉर दिस जॉब। मतलब मुझे एटलीस्ट इतना लोग ज़रूर बोलते थे कि भई आप इसको आप कर लो कॉन्टैक्ट। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जॉब के ऊपर आपको अप्लाई करना चाहिए कि आप मतलब अच्छी तरीके से मतलब लोग आपको मतलब नोटिस करें। अच्छा 1 मिनट मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ ज़रा। अच्छा शेयर स्क्रीन। अच्छा अच्छा जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे चाहिए एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब। मैं लिंक्डइन पे सर्च स्क्रीन कर रहा शेयर हूँ। नहीं होगी मेरे साथ। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हुँ, इस saying StreamYard is sharing your screen अभी भी आपको नहीं नज़र आ रही? अच्छा, 1 नहीं, मुझे मिनट। शो नहीं हो रही। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट। मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। हुँ, हुँ।
ओके। जी। अब मैं आप एग्ज़िट हो गए थे, मुझे आपकी स्क्रीन नहीं नज़र आ रही थी, अब आप दोबारा से शेयर करें। अच्छा, मैं अभी दोबारा से शेयर करता हूँ, 1 मिनट। अभी आपको मेरी स्क्रीन आ रही है नज़र? नहीं, स्टिल नहीं आ रही। अब मेरे पास तो शो कर रहा है कि मैं शेयर कर रहा हूँ आपको स्क्रीन। आई थिंक आपको शायद अप्रूव करना पड़ेगा समहाउ। कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आ रही है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर तो आ रहा है नज़र कि मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन। आई थिंक आपको अलाउ करना पड़ेगा मेरी जो है स्क्रीन शेयर को अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो आ रही है स्क्रीन शेयर स्ट्रीम यार्ड में भी, लेकिन वो शायद वो स्टेज पे नहीं आ रही है। आप देखिए कोई और मतलब आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है नवीद अहमद का स्क्रीन शेयर का। बैक स्टेज में मुझे नज़र आ रहा है स्क्रीन शेयर बैक स्टेज पे है ना। यहाँ पे मुझे कोई नोटिफ़िकेशन भी नहीं आ रही है। 1 सेकंड में। आप ये देखें कि अभी नहीं, अभी स्टिल मैं मुझे दोबारा शो शेयर करता हूँ। आप नहीं, अभी मैंने दोबारा शेयर की अपनी स्क्रीन। आपको आ रही है ना? ये बैक स्टेज पे आ रही है। ये देखिए मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ शायद उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। एक मिनट मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ फेसबुक पर। अच्छा, आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है, इस पे तो नहीं आ चलिए रही मैं है। आपको हाँ वैसे ही ऐसे ही बता देता हूँ। हाँ मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। देखिए फेसबुक और सॉरी लिंक्डइन पे जॉब सर्च करना रिलेटिवली इजी है। अब उसमें क्या करना है आपको, जो भी आपकी डिजायर जो टाइटल है जॉब टाइटल है आपको उसको सर्च में जाके टाइप करना है, और उसके बाद जो है आप जॉब्स पे चले जाएं, और उसके बाद उस कंट्री को सिलेक्ट करें जहां पर आप समझते हैं कि आपको जॉब करनी चाहिए। ठीक। फिर उसके बाद एक ऑप्शन होता है फिल्टर्स के अंदर, उसमें होता है कि ऑन साइट करनी है रिमोट करनी है, तो आप इसको सिलेक्ट करें रिमोट। सिर्फ रिमोट सिलेक्ट करें, हाइब्रिड सिलेक्ट नहीं कीजिएगा। हाइब्रिड का मतलब होता है कि रिमोट प्लस ऑन साइट, कि आपको जाना भी पड़ सकता है ऑफिस। ओके। अब उसके बाद जो है आपको जॉब की रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द टाइटल जो आपने सर्च कर रहा है उसमें आपको मतलब ये इंश्योर करना है कि आप उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। और साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको देखना है वो ये है कि इनकी रिक्वायरमेंट ये नहीं हो कि वो उस मुल्क का ही मतलब रहने वाला हो, रेजिडेंस हो, रेजिडेंट
नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर वो रिक्वायरमेंट है तो शायद फिर वो आपको अलाउ नहीं करेंगे जॉब करने के लिए, ठीक है? तो 2 चीज़ें हैं कि एक तो आप अब जॉब टाइटल आप सर्च करेंगे रिमोट जॉब और दूसरा ये है कि आप वो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो लोगों से काम करवाने में विलिंग हो, ठीक है? फिर उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शंस आते हैं जॉब अप्लाई करने के। एक तो होता है ईज़ी अप्लाई और दूसरा उनके पास एप्लीकेशन के लिए उनकी कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं। तो ईज़ी अप्लाई आप ये कह लें कि एक ऐसा ऑप्शन है कि आप यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि ईज़ी अप्लाई चूँकि बहुत आसान ऑप्शन होता है, तो बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं। तो फिर मतलब ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि आपकी एप्लीकेशन की जो रैंकिंग है, वो कितनी है, होगी इसके अंदर कि आपकी जॉब एप्लीकेशन जो है ना, वो किधर आएगी। जैसे सब ऊपर आएगी या नीचे चली जाएगी, ठीक है ना? ये प्रॉब्लम है। तो ये जो लिंक्डइन का जो आप कह लें जो एल्गोरिथम है मतलब कैंडिडेट्स का वो रैंक करता है आपके जो है सीवी और जॉब की रिक्वायरमेंट के रिलेवेंसी से आपको मैच करता है और उस हिसाब से आपको ऊपर लेकर जाता है, ठीक है? अच्छा, लिंक्डइन के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है लिंक्डइन के जो असेसमेंट टेस्ट्स हैं। तो अगर आप लिंक्डइन के थ्रू कहीं रिमोट जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो वो असेसमेंट टेस्ट ज़रूर दें। अगर वो टेस्ट देंगे आप तो आपकी रैंकिंग ऑलरेडी हाई हो जाएगी उन स्किल्स के अंदर। आप समझ रहे हैं? कि वो जो टेस्ट हैं वो अगर आप देते हो तो लिंक्डइन आपको रैंक में हाई कर देगा। ठीक है? अब जैसे मैं आपको बताता हूँ मैंने अभी एक ऐसी रैंडम जॉब पे अप्लाई किया है या जॉब देखी सर्च की है जिसका नाम है कि पर्सनल स्पीकिंग सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसमें मैं सिर्फ़ स्किल्स की बात कर रहा हूँ अभी। अब ये देखें इसके अंदर मुझे बोलता है कि स्किल एडेड बाय द जॉब पोस्टर 7 स्किल मैचेस योर प्रोफाइल। तो 10 आउट ऑफ 7 ऑलरेडी मैच कर रही है। तो ये जो चीज़ है मैं अभी जो है मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ। तो तो उससे मैं ये आपको होगा नहीं फ़ायदा। कर रही हूँ और फिर मैं दोबारा ऐड करती हूँ मैं क्योंकि ये हाँ, 1 सेकंड मुझे दीजिएगा मैं आपको दोबारा से ऐड करूँ। अब मैं दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन। होपफुली अब हो जाना चाहिए इसमें। अब अगर आप देखें बैकस्टेज में तो वहाँ पर स्क्रीन शेयर हो रही है। बैक स्टेज पे आ रहा है लेकिन आई डोंट नो कि क्या। अच्छा असेसमेंट का जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो भी जॉब्स हैं उनकी साथ में असेसमेंट की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है जहाँ पे आप दे सकते हैं। जी, तो अब क्या है जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, अब ज़रा शेयर कराएँ अगर आप कर सकती हैं शेयर, तो मैं अभी आपको देता हूँ एक स्क्रीनशॉट ये रहा, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, ये रहा, आपको मैंने सेंड किया है मैसेंजर पे आप देखिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ये स्किल्स अगर आपने ऐड की हुई है अपनी प्रोफ़ाइल के अंदर और जॉब पोस्टर भी इन्हीं स्किल्स को माँग रहा है और जितनी ज़्यादा स्किल्स मैच करेंगी उसकी रिक्वायरमेंट से तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो मतलब चांसेस हैं मतलब इंटरव्यू के वो बढ़ जाएँगे। अच्छा इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ ये होती है कि आपने एज़ अ स्किल किसी भी मतलब आपने ऐड की हुई है एज़ अ स्किल और दूसरा ये है कि आपने असेसमेंट भी ली हुई है, तो दोनों में फ़र्क होता है। तो अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने प्रोफ़ाइल में जाएँ और उसके अंदर चेक करें कि स्किल्स हैं जिसके अंदर आपने ऑलरेडी जो है असेसमेंट ली हुई है, तो उधर एक एक जो है टिक का जो है मार्क आ जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ जो है आपको डिस्टिंक्ट करती है। सही। एक मिनट जस्ट अ मोमेंट मैं उसका भी स्क्रीनशॉट देता हूँ आपको कि दोनों में मतलब फ़र्क क्या होता है और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है आपको। सही तो अगर ये ईज़ी टू अप्लाई जैसे आपने कहा ईज़ी टू अप्लाई नहीं करना तो फिर सेकंड वे क्या है अप्लाई करने का? सेकंड वो ये होता है कि आप अप्लाई करते हो उनकी कंपनी के उस पे जाके वेबसाइट पे जाकर, ठीक है? ठीक हो। कंपनी में वेबसाइट में जाके उनकी अपना क्राइटेरिया होता है
कि वो कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है? कोई असेसमेंट भी आपसे दे सकते हैं, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या ठीक। होता है कि वो अपनी एक एक इवैल्यूएशन करते हैं अपने हिसाब से। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है ना ऐसी जॉब को अप्रोच करो जो कि उनकी वेबसाइट पे जाए, ठीक है? जॉब पोस्ट और फिर वहाँ पर आप उस फॉर्म को फिल करो। क्योंकि नॉर्मली लोग जो होते हैं थोड़े से मतलब अवॉइड करते हैं ऐसी जॉब्स को। वो थोड़ा लेज़ी एटीट्यूड होता है कि वो ईज़ी अप्लाई के अंदर उनका ऑलरेडी सीवी बना हुआ होता है और वो उसी को ही सिलेक्ट करके भेज देते हैं। ठीक है ना? ये बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसी जॉब अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक कि आप अपने सीवी को टेलर्ड नहीं करोगे जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ, तब तक के आप नहीं कर सकते। और फिर ये एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एटीएस कहलाता है जो है सिस्टम, ऑटोमेटिक टेलर सिस्टम कुछ करके ऐसे होता है। उसका मुझे एब्रिविएशन याद नहीं है। तो उसमें क्या होता है वो आपके जो सीवी की रिलेवेंसी है वो चेक करता है कि रिक्वायरमेंट से कितना मैच कर रहा है। अगर आपका एक्सपीरियंस जो है मैच नहीं करता या एक्सपर्टीज़ मैच नहीं करती, तो वो क्या करता है आपके भले से कितना भी अच्छा प्रोफाइल हो, सीवी हो, वो उसको नहीं कंसीडर करेगा क्योंकि रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहा। तो उसके लिए सीवी के भी 1-2 प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि आपको अप्लाई करने चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है ना, वो मतलब हाइलाइटेड होना चाहिए और वो टेलर्ड होना चाहिए रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी भी फील्ड के अंदर आपको मान लीजिए आपको 10 चीज़ों का एक्सपीरियंस है, लेकिन रिक्वायरमेंट में उन्होंने 2 चीज़ें माँगी हैं, तो आपको बाकी 8 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप रिक्वायरमेंट लिखोगे और जॉब पोस्टर इतना बड़ा सीवी देखेगा, तो आई थिंक वो फिर वो उसको कंसीडर ही नहीं करेगा। ठीक है? आपका जो सीवी है वो 2 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 2 पेज होने चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन एंड सर्टिफ़िकेशन होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें मतलब सेकेंडरी हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि जो रेलेवेंसी है ना रिक्वायरमेंट से वो ज़रूर होना चाहिए मतलब टेलर मेड होना चाहिए आपका सीवी। तो जब भी कोई रिक्वायरमेंट आई आती है जॉब की, आपको पहले उसको एडिट करना चाहिए और एडिट करने के बाद उस सीवी को उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। ठीक है? उसके लिए चैट जीपीटी एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है। आप सिंपली आप क्या कर सकते हो आप रिक्वायरमेंट को चैट जीपीटी में डाल के और फिर अपना सीवी उधर डाल के आप बोल सकते हो कि मेरा सीवी को आप टेलर्ड कर दो और सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन डालो जो कि रिक्वायर्ड है और फिर उसके बाद आप उसको प्रूफ रीड कर सकते हो। अच्छा देखें, कभी भी कोई भी एक ऐसा आप सीवी नहीं बनाएँ जिसके अंदर कोई लैंग्वेज की मिस्टेक हो, ठीक है ना? प्रोग्रामिंग और उसके अंदर कोई कोई मतलब कोई मिसस्पेल्ड वर्ड हो या कोई एक ऐसी चीज़ लिखी हुई हो जो कि मतलब आपको प्रोफेशनल दिखाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर लोग जो होता है सीवी का जो नाम होता है ना, वो इतना लंबा बनाते हैं और उसके अंदर बहुत सारा बड़ा-सा एक स्ट्रिंग डाल देते हैं, जो कि आपको बहुत ही अनप्रोफेशनल बनाता है। तो आप जो भी सीवी अगर आप बना रहे हो, तो वो हर तरह से प्रोफेशनल होना चाहिए। तो उसके लिए आप मतलब कोई भी यूट्यूब की वीडियो देख सकते हो और उसके अंदर आप अपने मतलब सीवी को उस हिसाब से मतलब वो कर सकते हो। हाँ। सही है कि जैसे सीवी हम एक ही सीवी सब जगहों के पे अप्लाई कर रहे होते हैं एक ही वो जो लिंक्डइन पे हमने अपना डाटा सारा एंटर किया हुआ होता है उसी को हम अप्लाई करते रहते हैं हर जॉब्स के लिए तो हमने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हर दफा अपने सीवी को टेलर करना है और वो रिक्वायरमेंट्स हमने चैट जीपीटी को बतानी है और चैट जीपीटी से उसको जो है वो बनवा लेना है अपना सीवी यानी रिक्वायरमेंट्स देकर ठीक हो गया। अच्छा सीवी की हाँ। जो होती हैं टेम्पलेट्स होते हैं वो कोई मैटर करते हैं कि आपने किसी खास कोई प्रोफेशनल टेम्पलेट बनाया हो? वो टेम्पलेट्स भी मैटर करते हैं या एक्चुअली जो कंटेंट है वो मैटर करता है? देखिए ऑफ कोर्स टेम्पलेट का मतलब विजुअलाइज़ेशन और प्रेज़ेंटेशन तो मैटर करती है, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक मतलब अपने सीवी को ब्यूटीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ऐसा सीवी बनाने की ज़रूरत है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लैंस जो जॉब पोस्टर है या आपका हायरिंग मैनेजर है वो फ़ौरन देख सके, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ नहीं लिखनी है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब बोल्ड, बिग या कलरफुल फ़ॉन्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आप सबसे अच्छा आपके लिए जो है वो आप ये कह लें कि एमएस वर्ड के अंदर जो है टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर जाके आप अपने सीवी को टेलर्ड कर सकते हैं और वहाँ पर मतलब उनको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो मतलब थाउज़ेंड्स और बल्कि हंड्रेड ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ प्रोफेशनल वो यूज़ करते हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ग्राफ़िकल मतलब डिज़ाइनर
जैसे ही कोई सीवी बनाए, लेकिन ये है कि यानी आपकी सारी इसको इन्फॉर्मेशन कैनवा वहाँ पे होनी अगर चाहिए। करें, कैनवा पे करते हैं, फोटोशॉप पे करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करें, इट डज़न्ट मैटर, आप इनमें से कोई हुँ। भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बेसिक पर्पज़ क्या है, अगर मैं किसी को हायर करता हूँ ना, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखता हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट से मैच कितना कर रहा है उसका सीवी, बस मैं ये चीज़ देखता हूँ। मुझे ये नहीं है प्रॉब्लम कि भाई उसका सीवी किस तरह का है। येस, अगर कोई सीवी इस तरह का बना हुआ है जो कि बहुत ही अगली लग रहा है या अनफिनिश्ड इन्फॉर्मेशन है, देन आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर दैट। बट एक ऐसा सीवी है जो कि एक प्रोफेशनल वे में बना हुआ है, ठीक है ना? अगर चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट में है, तो दैट्स इनफ फॉर मी। और मैंने जैसे आपको बताया एमएस वर्ड की जो टेम्पलेट है, दे आर मोर देन इनफ और हर शख्स उसको यूज़ कर सकता है। उसके लिए कैनवा यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सीधे से वही टेम्पलेट को यूज़ करके आप उसको मतलब अपना सीवी बना सकते हो। ठीक ठीक है। है ना? तो ये अच्छा, तो सीवी की बात आपने हुई है। हाँ, हाँ बोलें? जी, जी, जी। आपने जैसे बताया कि कंपनीज़ जो हैं वो आप कंपनी की उस पे वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ अप्लाई करें। कुछ बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपनी जॉब पोस्ट करते हैं, तो उस केस में आप इंडिविजुअल्स को क्या इनबॉक्स आपको करना चाहिए या किस तरह उनको कैसे अप्रोच किया जाए? देखिए, उसके लिए हम थोड़ा-सा मतलब टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करेंगे। किस तरह से जैसे अगर आपको कोई जॉब मिलती है और उसके बाद जो है आपको लगता है कि ये जो है आपकी मतलब आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उससे मैच करती है मैक्सिमम, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ पर जाके आप सर्च करें कि कोई ऐसा शख्स जो कि मतलब इस जॉब से रेलेवेंट है, उसको आप कॉन्टैक्ट कर सकें। नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं एक टूल यूज़ करता हूँ जिसका नाम क्या है, मेरे मेरे ज़हन में निकल गया उसका नाम। अभी एक्चुअली मैं क्योंकि जॉब अभी तो नहीं तलाश कर रहा, तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास इंस्टॉल्ड नहीं है। लेकिन वो क्या करता है क्या है, वो ये करता है कि आप जब उस वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वो उस कंपनी के जो बड़े-बड़े जो सी लेवल के लोग हैं, उनका ईमेल, उनका नाम वगैरह आपको बता देता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो और उनको ईमेल कर सकते हो। इस तरह से क्या होता है फ़ायदा है कि आप उन उन लोगों से एटलीस्ट आप उनके नोटिस में आ जाते हो, ठीक है ना? तो इस तरह से आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप इनफ़ॉर्मली भी देख सकते हो, आप लिंक्डइन प्रोफ़ाइल पे जाकर उन उस कंपनी के जो भी लोग हैं, उनसे आप ऐसी मतलब नेटवर्किंग कर सकते हो, पूछ सकते हो कि भाई कैसी कंपनी क्या है, ठीक है ना? एम आई एलिजिबल टू वर्क देयर? तो डेफ़िनिटली कोई ना कोई आपको ज़रूर आंसर देगा आपको इस चीज़ का, ठीक है ना? उस प्लगइन का नाम मैं आपको बता दूँगा, फिर आप बाद में अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर दीजिएगा। सही, ठीक हो गया। अच्छा, आप बता रहे थे कि हमने जो है वो ये असेसमेंट्स का आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि असेसमेंट्स अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो वो आपके उसमें एक एडिशनल आपकी ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि ये जो है उनके पास ये वाली स्किल्स होगी। ठीक है, हुँ। इसके अलावा सेम जो जैसे लिंक्डइन का आपने बता दिया, लिंक्डइन के अलावा इंडीड और कौन से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिस पे अप्लाई किया जा सकता है? अच्छा देखें, अगर आप गल्फ रीजन की बात करें तो लिंक्डइन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसके अलावा बेथ.कॉम है, ठीक है, ग्लासडोर है, मॉन्स्टर गल्फ है और 1-2 और प्लेटफ़ॉर्म है। लेकिन नॉर्मली जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो अप्लाई करते हैं लिंक्डइन पर। लिंक्डइन पे ठीक, ही ज़्यादातर जॉब्स आती हैं और लोग जो है हायर करते हैं। अगरचे कि लिंक्डइन के ऊपर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लोग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। लेकिन ये है कि जो लिंक्डइन पे आपको अगर जॉब मिलेगी, वो जॉब मतलब एक तो स्टैंडर्ड जॉब होगी। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि उसकी पे स्केल, कंपनी की रेपुटेशन और दूसरे बेनिफिट्स जो हैं वो एक स्टैंडर्ड कंपनी के होंगे, ठीक है? वो कोई ऐसी छोटी-मोटी कंपनी, कोई फेक कंपनी नहीं होगी। लेकिन वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत है, तो आपको थोड़ा-सा मतलब इंतज़ार करना पड़ सकता है या आपको और ज़्यादा लर्निंग की और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। इसमें एक और मैं सजेशन देना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आप लिंक्डइन प्रीमियम अकाउंट अगर आप ले लेते हो, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन ₹8,000 महीने का होता है। अगर आप वो ले लेते हो तो उससे ये फ़ायदा होगा आप कि आप बहुत सारे और भी जॉब फाइंडिंग के फीचर्स आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, जो कि आप एक फ्री वर्ज़न में आप नहीं कर सकते। अगर आप वाक़ई ही जॉब आप स्किलफुल हो और आपको एक एक अच्छी जॉब की ज़रूरत है वो अब्रॉड, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लिंक्डइन प्रीमियम ज़रूर लो, ठीक है? और इसके साथ एक प्लस एक और एडवांटेज आता है, वो है लिंक्डइन लर्निंग का।
लिंक्डइन लर्निंग क्या होता है, वो एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोफ़ेशनल आपको सिखा रहे होते हैं। जिस तरह से यूडेमी है, यूडेमी में तो ऐसा है कि कोई भी अ, शख्स अपना एक कोर्स बना के अपलोड कर सकता है, लेकिन लिंक्डइन लर्निंग में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोफ़ेसर्स या एक मतलब ऐसे आप समझ लें टीचर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं और वो भी लिंक्डइन पे अवेलेबल होते हैं। तो आप उनसे मतलब पूछ भी सकते हो उन चीज़ों को, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो बाय बाय प्रोफेशंस। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लिंक्डइन प्रीमियम ज़रूर लो अगर आपको ज़रूरत है तो। ठीक है? और ये असेसमेंट वाला जो मैंने आपको बात बताई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है कि आप उनसे वो कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैंने तकरीबन 20 के करीब जो है एग्ज़ाम्स पास किए हुए हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, तो आप बता दीजिएगा अपने जो भी हैं आपके ऑडियंस, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो कि लोग देखते हैं, हायरिंग मैनेजर आपका देखता है, अदरवाइज़ तो बाकी तो सारी कॉमन चीज़ें ही होती ठीक है। लिंक्डइन लर्निंग से इट मीन्स कि आप लर्न करें और फिर आप असेसमेंट्स दें और फिर देन यू कैन अप्लाई फॉर जॉब्स। ठीक हो गया। हैं। हाँ, लिंक्डइन लर्निंग जो है ना वो एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिस तरह से यूडेमी है। ठीक है। और उधर सारे आपको मतलब प्रोफ़ेसर्स मतलब इस तरह के बड़े हाई रैंक के लोग मिलेंगे आपको, जो कि आपको सिखा रहे होंगे चीज़ें। बड़े-बड़े कोर्स हैं, लर्निंग पाथ हैं वहाँ पर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई वांट टू बी अ डेवऑप्स, तो डेवऑप करने के लिए आपको एक कोर्स नहीं बल्कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीरीज़ ऑफ कोर्स करने की ज़रूरत है। तो वो पूरा आपको बताएँगे ए टू ज़ेड कि डेवऑप्स करने के लिए आपको कौन-कौन से कोर्सेज़ करने चाहिए, और वो सारे कोर्सेज़ वहाँ पर अवेलेबल होंगे। फिर उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो जब आप कर लेते हो ये सारे कोर्सेज़, जिसमें उनके कुछ छोटे-छोटे असेसमेंट्स भी होते हैं, वो भी आप कर लेते हो अगर, तो फिर वो आपको एक सर्टिफ़िकेट भी देते हैं, जिसकी काफ़ी वैल्यू होती है। तो ठीक। मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप उसको देखो, मतलब एज़ अ यंग मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप उनको देखें और उनको जो है क्या कहते हैं करें आप। मतलब यही चीज़ होती है देखें, जो कि आपको डिस्टिंग्विश करेंगी। अदरवाइज़ तो हर शख्स कोशिश कर रहा है कि उसको जॉब मिले और वो किसी तरीके से जॉब हासिल कर ले। लेकिन देखें, जॉब हासिल अगर आप कर भी लोगे तो उसको रिटेन करना भी एक चैलेंज होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी कोई एक आप ये कह लें कोई भी प्रोफ़ेशनल होता है, कोई जॉब आता है तो उसकी क्या होती है, उसकी एक जो एम्प्लॉयर की एक एक्सपेक्टेशंस होती है, तो उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करना होता है, ठीक है ना? एंड नॉट ओनली यू हैव टू मीट द एक्सपेक्टेशन बट यू हैव टू ऐड वैल्यू टू द कंपनी, कि आपको उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करनी होती है। अगर आप वैल्यू ऐड नहीं करोगे तो लोग क्या समझेंगे कि आप सिर्फ़ उसी चीज़ के पैसे ले रहे हो जो कि आपको काम दिया गया है, उससे आगे आप कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। तो आपको इन चीज़ों का भी ख़्याल रखना पड़ता है, स्पेशली जब आप एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हो। तो आपको मतलब यू हैव टू गो बियॉन्ड योर मतलब जो है, आप ये कह लो कि आपका जो होता है कम्फर्ट ज़ोन से भी बाहर जाना पड़ सकता है। अक्सर ऐसा होता है, जैसे मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ कि मैं एज़ अ मैनेजर जॉब करता हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मैं कोई भी काम मेरे जो टीम कर रही होती है, तो आई सिट विद देम एंड आई डोंट लीव यानी अनलेस दे फिनिश देयर वर्क। समटाइम्स ऐसा होता है कि 1 घंटा भी ज़्यादा लग जाता है, समटाइम्स ऐसा होता है 4 घंटे भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होती हैं आपको मतलब एग्ज़िबिट करना एज़ अ प्रोफ़ेशनल। वरना क्या होता है, कंपनी ये सोचती है कि यार शायद आप रियल प्रोफ़ेशनल हैं, क्योंकि कंपनी आपको सही काम और ऑन टाइम डिलीवरी के ही पैसे देती है। आपको मतलब वही चीज़ डिलीवर करनी होगी टाइम पर और सही सही काम करने का, ठीक है ना? अदरवाइज़ क्या होगा, आपकी जो असेसमेंट होगी और हर साल की तरह, तो अगले साल हो सकता है कि फिर वो आपके पॉइंट्स ऐड ना हो सकें और इवेंचुअली आपको इंक्रीमेंट ना मिल सके, और वर्स्ट केस ये होगा कि वो शायद आपका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, ठीक है ना? तो इन चीज़ों को भी आप अपने ध्यान में रखें। ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई आज, बहुत जो है वो लिंक्डइन स्पेशली उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मेरे लिए भी न्यू थी और मैंने भी सीखी और आई होप कि मेरी ऑडियंस ने भी आपसे बहुत कुछ लर्न किया। अच्छा, आप एक लास्ट ग्रुप अपना बता दीजिए जिसमें आप सिखा रहे हैं और उसमें क्या-क्या सिखा रहे हैं, और अगर उसमें कोई जॉइन करना चाहता है, आपसे सीखना चाहता है और आपकी टीम को जॉइन करना चाहता है, तो वो कैसे करें? अच्छा देखो, पता है क्या, मेरी अभी जो है 2 एक्सपेक्टेशंस हैं। एक तो ये है कि मैं एक ऐसी ऑडियंस चाहता हूँ जो वाक़ई सीखना चाहती है।
वाक़ई सीखना चाहती है। अनफॉर्च्यूनेटली अभी तक के मैं वो ऑडियंस बिल्ड नहीं कर सका, कुछ मैं बिज़ी था, मेरी प्रोजेक्ट की डिलीवरी थी, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट डिलीवर किया बट अल्हम्दुलिल्लाह वो डिलीवर हो गया। तो अब मेरे पास थोड़ा-सा टाइम है। अच्छा दूसरा ये है कि मैं एक ऐसी ऑडियंस चाहता हूँ जो कि मेरे साथ काम करे और लोगों को सिखाए। अब चूँकि मैं एक एक टेक्निकल बंदा हूँ, मुझे टेक्निकली चीज़ों का पता है, आईटी रिलेटेड चीज़ों का पता है, तो मैं चाहता हूँ कि लाइक माइंड लोग चाहिए, भले से उनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है या नहीं है, डज़न्ट मैटर, मैं उनको ट्रेन करूँगा, लेकिन मुझे वो ऑडियंस चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, अभी फ़िलहाल वो इतना ज़्यादा नहीं है ये आप कह लें, इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बट आई आई रियली विश कि मैं उसको जल्द से जल्द किसी तरीके से उसको एक्टिव करूँ, कि वो लोग मुझे मोटिवेशन दें, मैं उनको मोटिवेशन ठीक है ना? तो मैं आपको अपने ग्रुप का लिंक शेयर कर दूँगा, अगर आप अपनी ऑडियंस को शेयर कर दें और मतलब जो ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो कि वाक़ई कुछ करना चाहते हैं, कुछ टाइम स्पेयर करके कुछ प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं, दूसरों को सिखाना चाहते हैं, डेवऑप्स सिखाना चाहते हैं, एआई सिखाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी सिखाना चाहते हैं, तो आई विल गाइड देम कि किस तरह से होता है। बिल्कुल एंटरप्राइज़ लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पे कि जो गवर्नमेंट की आरएफपीज़ आती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं, कि उनको किस तरह से हम मीट कर सकते हैं और इवेंचुअली एक एक बेहतरीन किस्म की जॉब जो कि कम से कम $5000 की हो, हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं डेफ़िनेटली आपसे शेयर करूँगा, आप काइंडली उनको शेयर करें। अपनी ऑडियंस को अगर कोई मतलब मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, बहुत मुझे बड़ी खुशी होगी और इंशाल्लाह मेरा यही विश है जिस तरह से रेहान अल्लाह वाले की मेरी भी एक विश है कि मैं कोई एक ऐसा सिस्टम बनाऊँ, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाऊँ जिसमें हम लोग सीखें भी, सिखाएँ भी और कमाएँ भी। ठीक है ना? तो इस तरह से। तो मैं आप इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा और फिर आप आप शेयर आगे कर बढ़ें। दीजिएगा, मैं अपनी ऑडियंस के साथ सबके साथ शेयर कर दूँगी और मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटी किसी के लिए नहीं हो सकती है कि आपको जो है वो इस पे सिखाया जा रहा है। अगर इवन जो है वो अनपेड भी आपको काम करना पड़ रहा है क्योंकि अभी आप बिल्कुल न्यू हैं, आपको स्किल्स नहीं आती, तो हमें तो सिखाने वाले लोग भी नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आपको सिखाने वाले मिल रहे हैं, तो देन आप जो है वो ज़रूर इसको ग्रुप को जॉइन करें। मैं डिस्क्रिप्शन में इसको शेयर भी कर दूँगी। आपका हाँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस एक इसके आखिरी अलावा बात मैं मैं कहूँगा आपसे, मैं एक जी, आखिरी जी। बात कहूँगा, देखिए, अभी मैं चैटजीपीटी के थ्रू मैंने बहुत मतलब बड़े-बड़े मसले सॉल्व किए, ठीक है? मतलब दे आर द सीक्रेट्स, सीक्रेट्स और मैं रियली वांट टू रिवील दो सीक्रेट्स और वो इतने आसान हो गए ना चैटजीपीटी के थ्रू स्पेशली अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, तो मतलब इतने आसान हो गए कि आप इमेजिन नहीं कर सकते थे पहले। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है यंग डेवलपर्स के लिए, यंग प्रोग्रामर्स के लिए कि वो अगर सीखना चाहते हैं, तो आई एम ओपन टू टीच देम। मेरा तकरीबन 15 साल का एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट का, पूरी दुनिया के लोगों के साथ काम करता हूँ, पूरे स्पेशली यूरोप के लोगों के साथ, एविएशन इंडस्ट्री में। तो मतलब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ और ऑफ कोर्स आपसे भी सीख सकता हूँ। तो आइए मिलते हैं और साथ में काम करते हैं। इंशाल्लाह कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं जिससे हमारा और पाकिस्तान का नाम रोशन हो। ठीक है? चलिए, ठीक है, थैंक यू सो बहुत-बहुत मच, शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया थैंक अपने यू। टाइम देने का। थैंक यू, अल्लाह थैंक हाफ़िज़। यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।